हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार। इसके पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पर 2 वीडियो मैंने अपलोड किया है। से पहले वीडियो में हमने एडी और एएस का कर्व निकाला और एडी और एएस के कर्व को कंबाइन करके हमने नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल निकाला। दूसरे वीडियो में हमने S=I सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच से नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल निकाला। हमने अलग अलग डायग्राम में AD=AS अप्रोच से निकाला, S=I अप्रोच से निकाला। फिर हमने दोनों को कंबाइन किया एक ही डायग्राम में, AD=AS और S=I करके हमने देखा। फिर हमने देखा कि केसेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम में, जहाँ की AD AS से बड़ा है, एक्सेस डिमांड का केस है। दूसरे केस में AD AS से छोटा है, ये डेफिशिएंट डिमांड का केस है। उस केस में कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होता है और कैसे हम इक्विलिब्रियम लेवल पे जाते हैं। और हमने उसको बैंकिंग में सेंट्रल बैंक के क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन से उसको अटैच करके देखा। हमने गवर्नमेंट बजट में जो फिस्कल पॉलिसी है उससे उसको जोड़ के हमने उसका एक रफ आइडिया लिया। जब हम गवर्नमेंट बजट को करेंगे, जब हम मनी एंड बैंकिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट का क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन देखेंगे, तब हमें पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये सारे तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के थर्ड वीडियो में हम लोग जानेंगे APC APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, इसके कर्व को देखेंगे। फिर MPC और MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, इसके कर्व को देखेंगे। हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के कर्व को देखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे डिफरेंट फार्मूलाज को जिसके थ्रू हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। और ये जो चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें CBSE बोर्ड में 12 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है। न्यूमेरिकल पार्ट भी रहता है, थ्योरेटिकल पार्ट भी रहता है। तो अगर इस चैप्टर पे हमारा ग्रिप है, हमारा कमांड है, तो हम 12 आउट ऑफ 12 आसानी से स्कोर कर सकते हैं। राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि APC क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। अब जहाँ कहीं भी हम एवरेज का बात करते हैं, जैसे कि 5 आदमी का हाइट और वेट का एवरेज निकालना है, तो पांचों आदमी के हाइट और वेट को हम प्लस कर देते हैं और 5 से डिवाइड कर देते हैं। नीचे में डिनोमिनेटर में हमको 1 चाहिए। तो जो APC होता है, APC का कर्व ड्रॉ करने के लिए यहाँ x एक्सिस पे हम नेशनल इनकम दिखा रहे हैं और y एक्सिस पे हम कंजम्पशन दिखा रहे हैं। ये कंजम्पशन का कर्व है। अब इस कर्व पर हम कोई भी लोकस ले लेते हैं और इस लोकस से हम यहाँ परपेंडिकुलर डालते हैं और यहाँ परपेंडिकुलर डालते हैं। अब ये डिस्टेंस C के बराबर है और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, इसलिए ये डिस्टेंस भी C के बराबर है। और ये जो डिस्टेंस है ये हमारा नेशनल इनकम को डिनोट करता है। तो APC, ये APC का कर्व हुआ। APC इक्वल टू होता है C/Y, कंजम्पशन बाय इनकम। इफ y equal to 1, then APC equal to C। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम कैसे डिफाइन करेंगे?
APC is defined as consumption per unit of income. APC is defined as consumption per unit of income. पर यूनिट ऑफ इनकम. अगर हमारा इनकम ₹1 है, अगर हमारा इनकम ₹1 है तो हम कितना कंज्यूम करते हैं, वही हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा. अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हम कैसे निकालेंगे? तो ठीक इसी की तरह हम सेविंग्स का कर्व ड्रॉ करेंगे. एक्स एक्सिस पे हम नेशनल इनकम दिखाएंगे, वाई एक्सिस पे सेविंग्स दिखाएंगे. सेविंग्स के कर्व में हमने देखा था कि जितना CA ऊपर होता है उतना ही CA यहाँ माइनस होता है और यहाँ से ऐसे सेविंग्स का कर्व होता है. अब इस सेविंग्स के कर्व पे कोई लोकस लेंगे, ठीक उसकी तरह एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, वाई पे परपेंडिकुलर डालेंगे. ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारा सेविंग्स को डिनोट करेगा और ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारा नेशनल इनकम को डिनोट करेगा. अब APS इक्वल टू S/Y. इफ Y इक्वल टू 1 देन APS इक्वल टू S. अब जिस तरह से यहाँ APC इक्वल टू C है तो हमने इसको डिफाइन किया है. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज डिफाइंड एज कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ इनकम. ठीक उसी तरह एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को हम डिफाइन करेंगे सेविंग्स पर यूनिट ऑफ इनकम. सेविंग्स पर यूनिट ऑफ इनकम. हमने पहले ही देखा है कि अगर हम एवरेज का बात करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमको 1 चाहिए. हाइट और वेट का भी हमने एग्जांपल देखा था. तो जब इनकम ₹1 है तो हम जितना कंज्यूम करते हैं वो हमारा APC है. जब इनकम ₹1 है और हम जितना सेव करते हैं वो हमारा APS है. ठीक है. अब ये APC और APS हो गया. अब हम देखेंगे MPC क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. तो हमने शुरू में ही देखा था कि जहाँ कहीं भी मार्जिनल वर्ड है तो हम 1 एडिशनल यूनिट का बात करते हैं. तो अगर इनकम 1 यूनिट से बढ़ जाए तो उस बढ़े हुए 1 यूनिट में से हम कितना कंज्यूम करेंगे वो हमारा MPC होगा और उस बढ़े हुए 1 यूनिट में से हम कितना सेव करेंगे वो हमारा MPS होगा. अब MPS का कर्व कैसे हम निकालेंगे? वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हम नेशनल इनकम दिखा रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम कंजम्पशन दिखा रहे हैं. ये कंजम्पशन कर्व हो गया. कंजम्पशन पहले यहाँ था, अब ये यहाँ चला गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया. तो जब कंजम्पशन A पॉइंट पे है तब हमारा इनकम यहाँ है और जब कंजम्पशन B पॉइंट पे है तो हमारा इनकम यहाँ है. जब कंजम्पशन के कर्व पे हमारा लोकस A है तब हमारा कंजम्पशन यहाँ है और जब हम B पर हैं तो हमारा कंजम्पशन यहाँ है. अगर हम इसको मिलाते हैं तो ये जो डिस्टेंस है हमारा ये हो जाएगा चेंज इन इनकम और ये जो हमारा डिस्टेंस है जो कि इसके बराबर है तो ये हो गया चेंज इन कंजम्पशन और ये भी हो गया चेंज इन कंजम्पशन. अब ठीक APC की तरह MPC इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम. इफ change in income is 1 then MPC equal to change in consumption. MPC equal to change in consumption. अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम डिफाइन करेंगे
MPC, marginal propensity to consume, is defined as change in, this is change in consumption, change in consumption और इनकम में भी 1 रुपये का चेंज हो रहा है पर यूनिट ऑफ इनकम, पर यूनिट ऑफ चेंज इन इनकम, पर यूनिट ऑफ चेंज इन इनकम। अब इस दोनों में जो डिफरेंस है हमको क्लियर होना पड़ेगा। एपीसी के केस में हमारा इनकम ही 1 रुपये है और उस 1 रुपये में हम जितना कंज्यूम करते हैं वो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। इस केस में हमारा इनकम 1 एडिशनल यूनिट से बढ़ गया है। उस बढ़े हुए 1 एडिशनल यूनिट में हम जो कंज्यूम करते हैं उसको हम एमपीसी बोलते हैं। इसलिए एमपीसी इज डिफाइंड एज चेंज इन कंजम्पशन, दिस इज चेंज इन कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ चेंज इन इनकम। इनकम में भी 1 यूनिट का चेंज हो रहा है, राइट। अब जो एपीसी का कर्व है, एमपीसी का कर्व निकल गया। अब जो हमारा एमपीएस का कर्व होगा, अब जो हमारा एमपीएस का कर्व होगा तो ठीक इसकी तरह हम सेविंग्स का कर्व ड्रॉ करेंगे। हम सेविंग्स का कर्व ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस पे नेशनल इनकम दिखाएंगे, वाई एक्सिस पे सेविंग्स दिखाएंगे। ये सेविंग्स का कर्व हो गया। सेविंग्स पहले यहाँ था, अब शिफ्ट राइटवर्ड अपवर्ड शिफ्ट करके यहाँ चला गया। तो जब सेविंग्स यहाँ है तो इनकम यहाँ है, जब सेविंग्स यहाँ है तो इनकम यहाँ है, जब सेविंग्स यहाँ है तो हमारा सेविंग्स यहाँ दिखेगा। जब इस पॉइंट पे है, ये दिस इज ए, दिस इज बी, जब बी पॉइंट पे है तो ये सेविंग्स हमारा यहाँ होगा। इसको कंबाइन करेंगे तो ये डिस्टेंस जो होगा ये हमको दिखाएगा चेंज इन इनकम और ये डिस्टेंस जो होगा ये हमको दिखाएगा चेंज इन सेविंग्स, राइट। अब इसकी तरह एमपीएस इक्वल टू चेंज इन सेविंग्स बाय चेंज इन इनकम। इफ change in income equal to 1, then MPS equal to change in savings। ठीक इसकी तरह इसको हम MPC को हमने डिफाइन किया था चेंज इन कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ चेंज इन इनकम। उसी तरह इसको डिफाइन करेंगे चेंज इन सेविंग्स, ये चेंज इन सेविंग्स है पर यूनिट ऑफ चेंज इन इनकम। तो एवरेज और मार्जिनल में क्या डिफरेंस है, फिर से एक बार हम लोग रिकॉल कर लें। एवरेज में हमारा इनकम ही 1 रुपीज है और मार्जिनल में हमारे इनकम में 1 एडिशनल यूनिट से इंक्रीज होता है, राइट। अब हमने एपीसी, एपीएस, एमपीसी और एमपीएस का कर्व देखा। अब हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कर्व देखेंगे। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कर्व देखेंगे, उसमें हम ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का कर्व याद करेंगे। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ नेशनल इनकम दिखा रहे हैं और यहाँ हम एडी और एएस और इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं। तो ये हमारा एएस इक्वल टू वाई हो गया, ये हमारा एडी हो गया। अब इस एडी में इन्वेस्टमेंट बढ़ने से ये एडी राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। अगर इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई से बढ़ा है तो ये डेल्टा आई इस एडी में ऐड हो जाएगा और हमको नया एग्रीगेट डिमांड का कर्व मिलेगा एडी डैश, और ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस चेंज इन इनकम, चेंज इन इन्वेस्टमेंट को डिनोट करेगा। अब अगर हम इस पॉइंट पे हैं तो हमारा नेशनल इनकम यहाँ है और अगर हम इस पॉइंट पे हैं
तो हमारा नेशनल इनकम यहाँ है। तो चेंज इन नेशनल इनकम हमारा ये हो गया, चेंज इन नेशनल इनकम हमारा ये हो गया, दिस इज चेंज इन नेशनल इनकम एंड दिस इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट का पोर्शन नहीं है। तो इस डायग्राम से नजर आता है कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट कम है और चेंज इन इनकम ज़्यादा है। कहने का मतलब इकोनॉमी में जितना इन्वेस्टमेंट आता है इनकम उससे ज़्यादा जनरेट होता है। इकोनॉमी में जितना इन्वेस्टमेंट आता है इनकम उससे ज़्यादा जनरेट होता है। ये कैसे ऑपरेट करता है? अगर मान लीजिए कि किसी ने मुझे 10,000 रुपया फीस दिया, तो उस 10,000 रुपये का हम क्या करेंगे, सर्टेन पोर्शन कंज्यूम करेंगे और कुछ पोर्शन सेव करेंगे। मान लीजिए 10,000 में से 9,000 हमने कंज्यूम किया, 1,000 सेव किया। उस 9,000 से हमने जो भी सामान खरीदा, जिसको वो 9,000 मिला, उस 9,000 में से वो भी 1,000 सेव करेगा, 8,000 कंज्यूम करेगा। फिर उसने 8,000 देकर जो भी सामान खरीदा, वो बंदा 8,000 में 7,000 कंज्यूम करेगा, 1,000 सेव करेगा। तो ये सीरीज, ये चेन तब तक चलेगा जब तक कि वो अमाउंट जीरो नहीं हो जाए। तो इकोनॉमी में शुरू में इनिशियली 10,000 इन्वेस्टमेंट आया और वो उसका चेन बन के जो फाइनल इनकम जब तक जीरो तक नहीं पहुंचेगा तो इनकम इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा जनरेट होता है। उसी को हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो दिस इज डायग्राम फॉर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। दिस इज डायग्राम फॉर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जितना इन्वेस्टमेंट पंप होगा इकोनॉमी में, इनकम उससे ज़्यादा जनरेट होगा, राइट। तो अब हमने एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का ये 4 कर्व देख लिया। इसके पहले भी हमने ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, एडी का कर्व देखा, एएस का कर्व देखा, एडीएस को कंबाइन किया, सेविंग्स का हमने कर्व देखा, एस और आई को कंबाइन किया। तो ये जो बेसिकली चैप्टर है ये डायग्राम बेस्ड है। और आपको पता है डायग्राम स्पीक्स, डायग्राम बोलता है। डायग्राम को देख के हम कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, हम कुछ स्टेटमेंट उस डायग्राम को देख के आसानी से बोल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में, जैसा मैंने पहले कहा था, न्यूमेरिकल्स भी आता है। तो हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या सब फॉर्मूला है, किन फॉर्मूलाज का हम इस्तेमाल करते हैं, हम उस फॉर्मूला के बारे में अब देखेंगे। और ये जो फॉर्मूला है ये हमारा जगलिंग करना पड़ता है। एक फॉर्मूला, हर एक फॉर्मूला एक दूसरे से रिलेटेड है। न्यूमेरिकल्स में क्या दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेंगे एज पर क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो भी वेरिएबल दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, उसको हम लिख लेंगे। फिर जो पता करना है उसको लिख के आगे क्वेश्चन मार्क दे देंगे। और तब हम नज़र दोहराएंगे कि हमारे पास जो डिफरेंट फार्मूलाज है उस किस फार्मूला को अप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग फार्मूलाज को देखते हैं, किन फार्मूलाज का इस्तेमाल करके हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जो इनकम है उस इनकम में से हम कुछ कंज्यूम करते हैं और कुछ सेव करते हैं। या AS इक्वल टू C प्लस S होता है और AS हमेशा Y के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं Y इक्वल टू C प्लस S। एक तरीका हुआ। दूसरा, जो भी हमारा इनकम है उसमें से कुछ कंज्यूम करेंगे और कुछ सेव करेंगे। अब LHS और RHS दोनों साइड को हम
वाई से डिवाइड कर देते हैं, नेशनल इनकम से डिवाइड कर देते हैं, तो y बाई वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। और c बाई वाई अभी हमने देखा था ये APC के बराबर होता है और s बाई वाई APS के बराबर होता है। इसीलिए APC प्लस APS इक्वल टू 1, ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया। इससे APC इक्वल टू 1 माइनस APS, दूसरा APS इक्वल टू 1 माइनस APC। अगर APC और APS में से कोई भी एक वेरिएबल अगर हमको दिया हुआ है तो दूसरे वेरिएबल को हम निकाल सकते हैं। APC और APS को हम जब कभी जोड़ेंगे तो ये 1 के बराबर होगा, राइट। अब ठीक इसी तरह जो हमने अभी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव देखा, उस केस में हमारे इनकम में 1 एडिशनल यूनिट का इंक्रीज होता है। तो उस बढ़े हुए 1 एडिशनल यूनिट में हम कितना, जो हमारा इनकम जितना से बढ़ा है उसमें से कुछ हम कंज्यूम करेंगे और कुछ हम सेव करेंगे। अब इसकी तरह LHS और RHS को दोनों को हम डेल्टा वाई से डिवाइड करेंगे, दोनों को हम डेल्टा वाई से डिवाइड करेंगे। तो LHS में डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। डेल्टा C बाई डेल्टा वाई अभी हमने देखा था ये MPC के बराबर है और डेल्टा S और डेल्टा Y ये MPS के बराबर है। तो MPC प्लस MPS इक्वल टू 1, ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया। अब ठीक इसी की तरह हम दो और फॉर्मूला इससे डिराइव कर सकते हैं। MPC इक्वल टू 1 माइनस MPS और MPS इक्वल टू 1 माइनस MPC। अब अगर हमको MPC और MPS को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। MPC अगर दिया हुआ है तो हम MPS निकाल सकते हैं और MPS दिया हुआ है तो हम MPC निकाल सकते हैं। तो ये APC प्लस APS इक्वल टू 1 ये एक फॉर्मूला हुआ, MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 ये दूसरा फॉर्मूला हुआ। कोई भी एक वेरिएबल रहेगा दूसरा हमको पता लग जाएगा। और इसके अलावा जो कंजम्पशन का फंक्शन होता है वो होता है C इक्वल टू CA प्लस BY। C हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन, और B जो है MPC को हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम स्मॉल b से डिनोट करते हैं। तो तीसरा फॉर्मूला हमारे पास हो गया C इक्वल टू CA प्लस BY और सेविंग्स का फॉर्मूला हो गया माइनस CA। हमने देखा था कि ऑटोनोमस कंजम्पशन जितना ओरिजिन के ऊपर रहता है ओरिजिन से ठीक उतना ही नीचे माइनस आके हम सेविंग्स का कर्व शुरू करते हैं। तो C इक्वल टू CA प्लस BY, S इक्वल टू माइनस CA प्लस 1 माइनस BY। अब यहाँ B किसके लिए आया है? MPC के लिए आया है। 1 माइनस MPC इक्वल टू MPS होता है। तो ये चौथा फॉर्मूला हो गया। हम जानते हैं कि when Y is in equilibrium, जब नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल होता है तब AD इक्वल टू AS होता है और AS इक्वल टू Y होता है, तो AD इक्वल टू AS इक्वल टू Y होगा। अगर इक्विलिब्रियम लेवल है तो AD इक्वल टू AS होगा, और चूंकि AS इक्वल टू Y होता है, नेशनल इनकम होता है, इसलिए इक्विलिब्रियम लेवल पे AD इक्वल टू AS इक्वल टू Y होगा। या हम इसके बदले में लिख सकते हैं, AD के बदले में C प्लस I लिख सकते हैं, AS के बदले में C प्लस S लिख सकते हैं, और ये Y के बराबर होगा। तो जब इक्विलिब्रियम रहेगा तभी AD Y के बराबर रहेगा,
लेकिन इक्विलिब्रियम हो या डिसइक्विलिब्रियम हो, AS इक्वल टू वाई, वेदर इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम, वेदर इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम, चाहे इक्विलिब्रियम हो या डिसइक्विलिब्रियम हो। हमने देखा था कि एस का कर्व 45 डिग्री पे होता है, उस कर्व को लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं और उसकी किसी भी लोकस पे एस और वाई दोनों का वैल्यू सेम आएगा। वैसे भी जो इकोनॉमी में जितना भी आउटपुट होता है उसके मॉनेटरी वैल्यू को जोड़ देते हैं तो वो नेशनल इनकम के बराबर होता है, राइट। तो एक ये फॉर्मूला हो गया, एडी इक्वल टू एस इक्वल टू वाई हो गया जब इक्विलिब्रियम रहेगा, या इसको सी प्लस आई इक्वल टू सी प्लस एस या वाई भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक सी का इक्वेशन फंक्शन, एस का फंक्शन एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, एडी इक्वल टू एस इक्वल टू वाई और सी प्लस आई इक्वल टू सी प्लस एस इक्वल टू वाई। इस इतने फॉर्मूले को हमको अपने दिमाग में बैठा कर रखना है, राइट। अब हम देखेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की हमने बात अभी की है, जिसमें कि हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट जितना से बढ़ता है इनकम उससे ज़्यादा से बढ़ता है। तो हम अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला निकालेंगे, देखते हैं ये कैसे निकलता है। तो जब इक्विलिब्रियम में है, व्हेन y इज इन इक्विलिब्रियम, व्हेन नेशनल इनकम इज इन इक्विलिब्रियम, उस केस में हमने क्या देखा था, AD इक्वल टू AS इक्वल टू वाई देखा था, राइट। अब y इक्वल टू, इस केस में क्या हो जाएगा, AD, और AD के बदले में हम लिख सकते हैं y इक्वल टू C प्लस आई, y इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इस C के बदले में अभी हमने कंजम्पशन फंक्शन में क्या देखा था कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू CA प्लस BY, जहां B MPC के बराबर है प्लस I। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। तो नेशनल इनकम निकालने का एक फॉर्मूला ये भी हो गया, राइट। y इक्वल टू CA प्लस BY प्लस I। अब लेट ओरिजिनल इनकम बी Y1। अभी हमने देखा था कि ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये यहां से यहां शिफ्ट करता है तो इनकम भी यहां से यहां शिफ्ट करता है। तो मान लीजिए ये Y1 है और ये Y2 है, तो इस केस में Y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो CA प्लस BY1 प्लस I1। एंड चेंज्ड इनकम BY2, उस केस में Y2 इक्वल टू CA प्लस BY2 प्लस I2। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। इक्विलिब्रियम लेवल पे AD Y के बराबर होता है, Y इक्वल टू AD के बदले में C प्लस I कर दिए। अब C का जो इक्वेशन होता है वह CA प्लस BY होता है। इस CA प्लस BY को हम यहाँ C के बदले में लिख दिए, तो Y इक्वल टू हो गया CA प्लस BY प्लस I, ठीक है। अब जो हमारा ओरिजिनल इनकम है, जैसे हमने देखा था कि कंजम्पशन पे हम शिफ्ट करेंगे, इनकम पे भी शिफ्ट करेंगे, तो
ओरिजिनल इनकम इज y1 इक्वल टू CA प्लस BY1 प्लस I1, और इनकम में जब चेंज होता है तो ये y2 इक्वल टू CA प्लस BY2 प्लस I2। अब हम क्या करेंगे कि थर्ड इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3, तो हमारा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 इक्वल टू CA प्लस BY1 प्लस I1, और माइनस के बाद सारा साइन बदल जाएगा, तो CA माइनस, सॉरी हियर इट विल बी y2 एंड I2, BY1 माइनस I1। नाउ दिस CA and CA will cancel out. So instead of y2 minus y1, we can write change in income, and then we will combine by2 and by1. This is by2 minus by1 plus I2 minus I1। अब डेल्टा y इक्वल टू, इन दिस b is common, so this is y2 minus y1, और I2 माइनस I1 के बदले में हम लिख सकते हैं डेल्टा I, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, राइट। अब यहाँ y2 माइनस y1 के बदले में हम लिख सकते हैं डेल्टा y, दिस इज b डेल्टा y प्लस डेल्टा I, राइट। अब इस b डेल्टा y को हम LHS में ले आएंगे, तो अगर LHS में इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम LHS में लाएंगे तो डेल्टा y माइनस b डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा I हो जाएगा। अब इस दोनों में डेल्टा y को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस b, और इधर हो गया डेल्टा I। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा y को इधर ले आएंगे और 1 माइनस बी को, डेल्टा I को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, 1 माइनस बी को राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा y बाई डेल्टा I इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस बी इक्वल टू k। दिस k is investment multiplier. This k is investment multiplier. This k is investment multiplier. अब हम इस k इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा I और k इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस बी और k इक्वल टू 1 by MPS. This B is for MPC and 1 minus MPC equal to 1 by MPS. अब ये चार फॉर्मूला हमारे पास, तीन फॉर्मूला हमारे पास हो गया। अब इसमें से अब इस K का क्या हुआ, तो K इक्वल टू हमने क्या देखा है, K इक्वल टू हमने देखा 1 by 1 minus B. B is for MPC. MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर इनकम 1 रुपया से बढ़ा है तो मान लीजिए उस भरे हुए हमारा जो MPC है दैट इज 0.75। उस भरे हुए 1 रुपये में 75 को हम कंज्यूम करते हैं और 25 पैसे को हम सेव करते हैं और 75 को कंज्यूम करते हैं। अब अगर इस MPC का वैल्यू हम यहाँ डालेंगे तो K इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस 0.75, K इक्वल टू 1 बाई 0.25। यहाँ भी डेसिमल देके 2 जीरो करेंगे, डेसिमल को कैंसिल करेंगे, ये 4 टाइम से कटेगा तो K इक्वल टू हो जाएगा 4। इसका मतलब हुआ कि अगर हमारा इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज से बढ़ रहा है तो हमारा इनकम 100 इंटू 4 400 से बढ़ेगा। अगर
K इक्वल टू हमने देखा डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। अगर हमारा चेंज इन इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ है तो यहाँ K का वैल्यू है 4, यहाँ 4 डालेंगे। चेंज इन इनकम यहाँ 100 डालेंगे तो चेंज इन इनकम इक्वल टू 400 होगा। तो इन्वेस्टमेंट हमारा 100 रुपीज से बढ़ा है। इस 100 रुपीज का एक सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस इन्वेस्टमेंट का एक सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगा उसी को इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलेंगे। राइट? तो अब हमको याद रखना है जो फॉर्मूलाज जो अभी हमने देखा था, हमको याद रखना है। एक पहला हो गया C इक्वल टू CA प्लस BY, where C is consumption expenditure, this is autonomous consumption, this is MPC, this is national income। दूसरा हो गया S इक्वल टू माइनस CA प्लस 1 माइनस B इंटू Y, ये सेविंग्स का कर्व हो गया। APC प्लस APS इक्वल टू 1, MPC प्लस MPS इक्वल टू 1। राइट? और इसके अलावा जब इक्विलिब्रियम है तो AD इक्वल टू AS इक्वल टू Y, और दिस इज 1 2 3 4, दिस इज 5th वन, और C प्लस I इक्वल टू C प्लस S इक्वल टू Y। और जो छठा हो गया इसमें हम सबको कंबाइन कर देते हैं, डेल्टा Y बाय डेल्टा I इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस B, B is for MPC and 1 minus MPC equal to MPS, और 1 by MPS equal to K, that is investment multiplier। इस तीनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो एक सीरीज में लिख देते हैं। राइट? तो इन्हीं सारे फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करके इस चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल्स आप आसानी से बना सकते हैं। याद क्या रखना है? याद हमको रखना है कि जो हमारा न्यूमेरिकल्स है, जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या एज पर क्वेश्चन। जो भी वेरिएबल फिगर दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे, जो पता करना है उसको लिख के आगे क्वेश्चन मार्क देंगे, और तब हम देखेंगे कि कौन सा वेरिएबल मेरे पास है, हमको क्या निकालना है और हम किस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि डायग्राम बेस्ड है, इसको रिवाइज करने के लिए जितना भी डायग्राम्स है उसका आप लिस्ट बना लीजिए और उस डायग्राम को आप ड्रॉ करते रहिए। पहले हमने देखा था कि डायग्राम बोलता है, जैसे जैसे आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे अब स्टेटमेंट आपके दिमाग में टाइप होता जाएगा, आपको याद आते जाएगा कि ये कंसेप्ट क्या है। और जो फॉर्मूला है अभी जो इसको मैंने डिराइव किया था, ये समझाने के लिए था। नॉर्मली आज तक एग्जाम में, सीबीएसई के एग्जाम में इस डेरिवेशन को नहीं पूछा है। हम इसको माइनस करके नहीं चलते हैं क्योंकि सीबीएसई में किसी भी चीज़ को हम छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, किसी भी साल कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इस डेरिवेशन को भी ध्यान में रखना है और इस फॉर्मूला को अगर हमारे दिमाग में इसको हम घुमाते रहेंगे तो इसी फॉर्मूलाज में हमको फिगर्स देख के हम अच्छी तरह से आइडिया हमको हो सकता है कि कौन सा फॉर्मूला हमको अप्लाई करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके इस पर काम करेंगे तो इसका न्यूमेरिकल बनाना बहुत ही आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है। थोड़ा आगे पीछे क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं, इस पर थोड़ा आपको मंथन करना पड़ेगा, जो कि अगर आप बुक में जितना न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है सारे को बना जाइएगा, इंक्लूडिंग जो सॉल्व्ड क्वेश्चंस है, अनसॉल्व्ड है, तो सारा परत आपके
दिमाग से खुल जाएगा। राइट? तो अब इसके साथ ही जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, इसका सारा पोर्शंस हमने कवर कर लिया है। अगर किन्हीं को कोई डाउट है या कुछ क्लैरिफिकेशन है या कोई क्वेश्चन है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है? अब मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर को हमने सिंप्लीफाई करने में, इसका सरलीकरण करने में हमने कुछ आपकी मदद की है। आप इसको देखिए, न्यूमेरिकल्स बनाइए और फिर देखिए कि कैसे आप 12 आउट ऑफ 12 इस चैप्टर में स्कोर कर सकते हैं। राइट? ठीक है? थैंक यू।